विटामिन B1 जो है आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट विटामिन है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह सुनना है। विटामिन B1 इसके सोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, तो सोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं सारे कि ये इसके सोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें सीरियल्स हो सकते हैं, जो मटर होते हैं वो, नट्स हैं, ठीक है, लीवर है, एग है, मीट है, मिल्क है, वो सारे सोर्सेज जो हमने पहले भी पढ़ लिए, ठीक है। और ये भी इसके सोर्सेज हैं। मेनली जो राइस होते हैं ना, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है। तो विटामिन बी वन या इसको थायमीन कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है ना, उसको थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। तो आप बच्चों ने पढ़ा होगा कि पायरोफॉस्फेट बेसिकली डाइफॉस्फेट को ही कहा जाता है, ठीक है। पायरो फॉर टू यूज होता है। तो जब इसके साथ दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं थायमीन के साथ, तो इसको कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो ये जो फॉस्फेट आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एटीपी से आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो थायमीन होता है, ये किन रिएक्शंस को, डिस्टॉर्शन, अच्छा जी, चलें अब आपको उम्मीद है आवाज साफ आएगी। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसके सोर्सेज मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ये को एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है किन रिएक्शंस के अंदर। एक तो जो आपने टीसीए साइकिल पढ़ा था उसके अंदर डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स थे, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज जो था, वो वाले एंजाइम जो हैं वो, और उनके लिए ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। और दूसरा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के अंदर कि अल्फा कीटोन्स होते हैं, बेसिकली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की डायग्राम है, सेकेंड ईयर के अंदर की टॉपिक है। ये पेंटोज राइबोज जो है वो पेंटोज है, 5 कार्बन इसके पास, और साथ में इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है ना, इसलिए इसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट। और ये जो रिएक्शन हो रहा है इस पाथवे को कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। इसका बेसिक रोल जो है वो ये होता है कि ये NADPH जो होता है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये पाथवे आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो ये उसका रिएक्शन है एक, ठीक है। इसके अंदर जो एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, बेसिकली वो जो ट्रांसकीटोलेज है वो ट्रांसफर कर रहा होता है कीटोलेज, क्यों, 2 कार्बन एटम्स को, इसलिए इसको ट्रांसकीटोलेज कहते हैं कि ये 2 कार्बन को ट्रांसफर करता है। तो राइबोज के पास आपको पता है 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इसका एक आइसोमर होता है जाइलोलोज, जाइलोलोज के पास भी 5 कार्बन होते हैं। तो राइबोज से 2 कार्बन ये जो एंजाइम है वो लेता है और वो इस जाइलोलोज को दे देता है। तो ये 5 कार्बन थे, जब इसके पास 2 कार्बन मजीद आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं सीडो हेप्टुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आइसोमर्स। और राइबोज से जब 2 कार्बन रिमूव होंगे तो इससे 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, जिसको हम कहेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो बेसिक जो चीज है इसमें वो ये है कि ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है, ये आरबीसी के अंदर भी प्रेजेंट होता है और भी बहुत सारी जगहों के अंदर होता है, ठीक है। मेनली इनका रोल है जो वो आरबीसी के अंदर होता है। तो ये जो एंजाइम है इसका को एंजाइम होता है विटामिन B1, जिसको हम थायमीन का नाम देते हैं, ठीक है। तो राइबोज बेसिकली 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है, जाइलोलोज जो है ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और सीडोहेप्टुलोज जो है ये आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ा था कि ये जो है 7 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ट्रांसकीटोलेज बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर करता है 2 कार्बन को, इसलिए इसको ट्रांसकीटोलेज कहते हैं, ठीक है। 2 कार्बन यूनिट को जो है, यानी 2 कार्बन वो उठाएगा राइबोज से और उसको ट्रांसफर कर देगा जाइलोलोज के पास। तो राइबोज से जब 2 कार्बन निकले तो क्या चीज बनेगी, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बेसिकली क्या था, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 में से 2 गए तो 3 बच गया। अब ये जो जाइलोलोज था इसको वो 2 कार्बन ट्रांसफर हुए, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड था। तो 2 कार्बन जब इसके पास आए तो ये क्या बना देगा, सीडो हेप्ट्रिलोज, जो कि आपका 7 कार्बन कंपाउंड है। तो अब आपको समझ आ गई डॉक्टर तायरा, या दोबारा से रिपीट करूंगा। बच्चे आपको समझ आ गई है? जी ठीक हो गया।
तो ये जो रिएक्शन है ये लिपनकॉर्ड से मैंने उठाया था, तो यहाँ पर ये पहला रिएक्शन है जिसको ये कर रहा होता है एज ए कोएंजाइम, जिसमें एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर एंड पे मैं एक सिनेरियो आपको बताऊंगा जो पेपर में आ चुका है। तो ये याद रखें, जब विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होगी तो इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करने के लिए कि वाकई ही थायमिन की डेफिशिएंसी है, तो हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर आरबीसीज के अंदर ये जो एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज, इसकी एक्टिविटी चेक करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि उसकी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि इसकी नॉर्मल एक्टिविटी क्या चल रही होगी, हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है, हम वो चेक करेंगे। फिर हम उसके अंदर, क्योंकि डेफिशिएंसी होगी तो उस वक्त इसकी एक्टिविटी कम होगी, हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम विटामिन बी वन इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी जो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पहले जो इसकी एक्टिविटी हो रही थी वो पहले कम थी, तो हमने जब विटामिन बी वन ऐड किया तो इसकी एक्टिविटी इनहांस होगी, इसका मतलब इसको विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी थी और रिएक्शन स्लो स्पीड पे जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली वो ये है कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी जब होती है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो। ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है आरबीसी के अंदर। ये एक लाइन बस, आपने ये एमसीक्यू भी है, इंशाल्लाह जो जब आपका टेस्ट आएगा तब भी ये आएगा, ठीक है, कि किस एंजाइम की जो है एक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो वो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी बेसिकली डिक्रीज होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो ये जो एंजाइम्स हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करवाते हैं, ये ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं, ठीक है, और इस प्रोडक्ट से पायरोवेट की ऑक्सीडेशन करवा के एसिटाइल कोए बनवाते हैं। इसी तरह अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और इससे सक्सिनल कोए बनता है। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो हैं, जो कि कौन से एंजाइम जो है वो प्रोसीड करवा रहे होते हैं, एक पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो है ये आपका थायमीन पायरोफॉस्फेट जो एज ए कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बच्चे ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कम होनी चाहिए ना, मुझे ये बताएं कि जब विटामिन ट्रांसकीटोलेज का जो एंजाइम है उसका विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो कोएंजाइम है, तो जब कोएंजाइम नहीं होगा तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी होगी। तो यही बात है कि जब विटामिन बी वन है ही डेफिशिएंट, कोएंजाइम ही नहीं है। आपने पढ़ा था कोएंजाइम का काम क्या होता है, कि वो एंजाइम की स्पीड जो है वो इनहांस कर देता है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो ये ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी जो जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी जब विटामिन बी वन नहीं होगा तो इसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से स्लो हो जाती है। समझ आ गई डॉक्टर सना? कोई बात नहीं बच्चे। तो मैं अगला बता रहा था कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है, जिस तरह पायरोवेट से एसिटाइल कोए बन रहा है, तो यहाँ पर पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज और नीचे जो है आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी थायमीन पायरोफॉस्फेट एज ए कोएंजाइम यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसके इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अब मेन चीज जो हमने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है वो क्या होती है, कि जब आपके पास थायमीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन बी वन नहीं है, तो क्या होगा, एक तो टीसीए ब्लॉक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और जो टेबल हमने छोड़ा हुआ है पहला चैप्टर के स्टार्ट में जो दिया हुआ है, वहां पर थायमीन आप देखेंगे तो एनर्जी रिलीजिंग विटामिन में नाम होगा, तो देखेंगे टीसीए साइकिल में रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ से एटीपी बनने हैं, 10 एटीपी बनते हैं एक टीसीए साइकिल से, तो इस वजह से इसका रोल कहाँ पे होता है, एनर्जी रिलीजिंग में, तो ये एनर्जी रिलीजिंग विटामिन भी है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि एटीपी नहीं बनेगा, पहली चीज ये एटीपी नहीं बन रहा, तो ये आपकी एनर्जी बॉडी लेवल जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से बॉडी में लिथार्जिक कंडीशन आएगी, ठीक है, आप थके थके मसल वीकनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि एक सिनेरियो पीछे आ चुका है पेपर के अंदर या वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं, या मेरे ख्याल से हार्पर के अंदर वो लिखा हुआ है, हार्पर के अंदर भी मेंशन है, उसने रीजन नहीं बताई हुई कि थायमीन डेफिशिएंसी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिडोसिस मींस कि लैक्टिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब थायमीन डेफिशिएंसी है तो ये वाला रिएक्शन जो है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट नहीं करेगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो बॉडी के अंदर पायरोवेट अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा।
जब बॉडी के अंदर पायरोवेट अकोमुलेट होता है तो उससे क्या होता है, पायरोवेट जमा होगा बहुत ज्यादा, जब हो जाएगा तो एनारोबिक जो होती है आपकी वो क्या कहते हैं उसे, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो पायरोवेट से जो है वो क्या चीज बनेगी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो वो उस तरफ रिएक्शन जो है प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जब होता है तो पायरोवेट जो है टीसी साइकिल की बजाय जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि पायरोवेट लैक्टिक एसिड में चला जाएगा, और ये लैक्टिक एसिड का लेवल जब हाई हो जाएगा तो बॉडी की पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तो वो इस वजह से होती है। और जो आप पढ़ेंगे कि अल्कोहल पीने से जो है तब भी लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। वो क्यों होती है कि अल्कोहल जो है थायमिन पायरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी कर देती है। तो उसमें भी यही रीजन है कि थायमिन जब डेफिशिएंसी होगी तो पायरोवेट अकोमुलेट होगा, पायरोवेट अकोमुलेट होगा तो इससे लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि लैक्टिक एसिडोसिस काज करवाता है। ठीक है, तो ये इसकी दो आपको मैंने बता दी, दोबारा से एक दफा बता देता हूँ। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इससे ये दो रिएक्शंस, दो तरह के प्रोसीजर जो हैं, दो तरह के मैकेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं। एक आपका होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट के अंदर, और पायरोवेट जो है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के अंदर एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर आपका को एंजाइम जो है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। अब ये जो एसिटाइल कोए है ये टीसीएस साइकिल के अंदर जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये फरमाता है, और इस यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज है जो कि इसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, वहां उसका जो है कोएंजाइम भी थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। दूसरी तरफ जो ये वाला पाथवे है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ये डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू जो है राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो है जब इसके ऊपर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम एक्ट करता है और इसके 2 कार्बन उठा के जाइलोलोज को दे देता है, तो ये खुद जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है ये 3 कार्बन से, सॉरी 5 कार्बन से इसके अंदर 2 मजीद ऐड हुए तो ये 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टेलूज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सारा रिएक्शन है ये वाले राइट साइड वाला ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि एक तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है ग्लूकोज से, दूसरा इससे NADPH बन रहा होता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B1 की तो कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे विच एंजाइम नहीं, एंजाइम नहीं कहा मैंने, वैसे आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करें कि अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होना चाहिए, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। या फिर एंजाइम अगर ठीक है तो थायमिन पायरोफॉस्फेट उसका को एंजाइम नहीं है तब भी एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेगा, तब भी जो है लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है। तो डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो थायमिन डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, मुझे तो ये सारा साल याद नहीं हुई थी, मुझे भूल जाता था कि ये विटामिन B1 से होती है या विटामिन B3 से होती है। वो विटामिन B3 हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी एक डिजीज है, तो ये शफल हो जाती है। फिर मुझे इसका एक निमोनिक मिला था कि आप देखें बेरी बेरी के अंदर ये जो आई है, ठीक है, ये हमारा विटामिन कौन सा है, B1। तो B1 की जगह आप इसको 1 की जगह आई लिख दें, BI, तो आपको याद रहेगा कि बेरी बेरी। ठीक है, बी बेरी बेरी आई फॉर 1, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है। ये इवन FCPS के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन या पार्ट 1 के अंदर जब आप MBBS के बाद एग्जाम देते हैं तब भी ये क्वेश्चन बड़ा आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है बेरी बेरी का। असल में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा मैं कि ये विटामिन B1 डिस्कवर कब हुआ था। तो जब जो है ना, अच्छा बच्चे, तो ये डिस्कवर कब हुआ था, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा आपको कि एक इलाका था, मुझे इलाके का नाम नहीं याद, एरिया था एक, वहां पर ना लोग चावल बहुत खाया करते थे। तो वो चावल को नॉर्मली जिस तरह हम खाते हैं उस तरह नहीं खाते थे, वो क्या करते थे, चावल की वहां पे पॉलिशिंग होती थी, उनको बड़ी अच्छी तरह धो धो के, पहले वो धोते, धोने के बाद जो है फिर उसको पॉलिश करते। तो इस दौरान क्या होता कि उसमें से विटामिन B1 जो था ना वो निकल जाता।
तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ चावलों को पहले अच्छी तरह धोया जाता है, फिर उबाला जाता है, फिर वो पानी निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली वो पानी निकालना नहीं चाहिए, उसके अंदर वो विटामिन होते हैं, और वो जब आप पानी को डेल देते हैं तो वो उसके अंदर रिमूव हो जाता है। तो आप नॉर्मली सादा सा जो है चावलों को जिस तरह भले नरम नरम हाथों से धोएं, और वो पानी आप जो गंदा पानी है वो डेल दें, लेकिन ज्यादा जो है आप उसको मल मल के ना धोएं, तो वरना उसमें से विटामिन B1 निकल जाता है। तो फिर उस इलाके के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर ना बड़ी अजीब सी बीमारियां कुछ नई सी आ गई जो पहले वहां पर नहीं होती थी। उसमें क्या हुआ कि उनके अंदर वो जो लोग थे उनको मसल की वीकनेस होना शुरू होगी बहुत ज्यादा, उनके अंदर अडीमा शुरू हो गया, उनकी टांगे जो है ना वो स्वेल कर जाती बहुत ज्यादा, उनके अंदर हार्ट पेशेंट्स जो है ना वो आने शुरू हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर GIT प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। तो फिर वहां पर जो है जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये जब थाइमीन चावलों की जो है ना उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो पॉलिशिंग के दौरान जो है ना ये एक फैक्टर है कोई जो रिमूव हो जाता है। तो उन्होंने फिर इसको विटामिन B1 का नाम दिया था थाइमीन, ठीक है। तो ये उस वक्त दरियाफ्त हुई थी। इसका नाम बेरी बेरी डिजीज का नाम इसलिए रखा गया था, ये आपको नजर आ रहा है कि ये जिस जुबान का वर्ड है, जिस लैंग्वेज का, ये सिंघेल्स कुछ लैंग्वेज है, उस जुबान का वर्ड है, तो इसका मतलब भी वीकनेस है। और बेरी असल में जो एक सिंगल वर्ड है बेरी, इसका मतलब होता है आई कैन नॉट डू दैट। सो बेरी बेरी दो दफा कहने से हम कह रहे हैं आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। बेड रिडन पेशेंट के लिए ये कहा गया था कि बंदे जो है ना वो चारपाई के साथ लग के रह जाते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, आपको बताने का मकसद ये था कि बेरी बेरी जो है एक बड़ी कॉमन डिजीज है, आजकल भी होती है लोगों के अंदर। तो इसके अंदर जो है दिल की बीमारियां होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल हैं, GIT की हैं। तो बेरी बेरी की टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ठीक है, लिपन कॉर्ड के ऊपर। एक होती है वेट बेरी बेरी, एक होती है ड्राई बेरी बेरी। ये बड़े लोगों में होती है, जो मैंने बच्चों में नहीं होती, ये बड़े लोगों में होती है, जो जिस तरह आप हैं या यंगर पेशेंट्स हैं उनके अंदर। और एक इन्फेंटाइल बेरी बेरी होती है, ये होती है बच्चों के अंदर। कुछ बच्चों के अंदर ना कोई इनबॉर्न एरर्स की वजह से थायराइड डेफिशिएंसी होती है, तो उसको इन्फेंटाइल बेरी बेरी कहते हैं, ठीक है। और अगर बड़ों के अंदर ये डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको वेट बेरी बेरी या ड्राई बेरी बेरी कहती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि वेट जो होती है ना बेरी बेरी, इसके अंदर अडीमा हो जाता है, टांगे जो है ना वो फूल जाती है। और ड्राई बेरी बेरी के अंदर जस्ट जो है मसल वीकनेस होती है। अब ये एक तो इससे बेरी बेरी होती है विटामिन B1 से। दूसरी जो डिजीज है वो इससे होती है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम बेसिकली इसको सेरिब्रल बेरी बेरी भी कहा जाता है, और वैसे ये बेरी बेरी की टाइप नहीं है, ठीक है। इसको सेपरेट लिखा हुआ है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम लिपन कॉर्ड ने। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली शराब पीने की वजह से, अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से जो है ना थायमीन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। ड्राई बेरी बेरी क्या होती है। ड्राई बेरी बेरी को न्यूरोलॉजिकल बेरी बेरी भी कहा जाता है। इसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। अच्छा, ये आपको लाइन मिलेगी हार्पर के अंदर। हार्पर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो थायमीन होती है ना, ये नर्व कंडक्शन के अंदर, जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है ना, उस कंडक्शन के अंदर इसका रोल होता है। रोल क्या होता है कि बेसिकली ये जो क्लोराइड चैनल होता है ना नर्व्स के अंदर, उसको एक्टिवेट करता है। तो हमने सेल सिग्नलिंग के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी कि ये उसको एक्टिवेट कैसे करेगा, ये उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है क्लोराइड चैनल की। तो जब क्लोराइड चैनल की फॉस्फोराइलेशन होती है ना तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसका नर्व मेम्ब्रेन कंडक्शन जो है ना, एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन में रोल होता है। तो जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। वो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, आइटिस का वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। तो सिंपली अगर इसको कहें, इन्फ्लेमेशन जो नर्व की होती है उसका मतलब ये भी होता है कि डीमिथाइलेशन, डीमाइलिनेशन, कि नर्व की जो कंडक्टिंग एबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, जिस वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी सेंसेस लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह शुगर के मरीजों में क्या होता है कि उनके पाँव अक्सर जल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके पाँव को कोई चीज लग रही है, क्या हो रहा है, कोई जख्म आ रहा है। तो उस वो बेसिकली न्यूरोपैथी उस चीज को कहते हैं। फिर इसके अंदर अडीमा नहीं होता ड्राई बेरी बेरी के अंदर, ठीक है। अडीमा नहीं होता। अडीमा कहते हैं स्वेलिंग, अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड को। जब बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो अकोमोलेट हो जाए कहीं भी तो अडीमा हो जाता है। तो मसल वीकनेस होती है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। और पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाते हैं, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट जो है वो मर भी सकते हैं। ये देखें, ये कुछ सिम्टम्स में है कि हाथों के ऊपर ये रेडिश कलर के दाने भी बनते हैं, ठीक है। और ये
नेल्स के ऊपर इस तरह की जो है ना लाइनें बन जाती हैं, ये इसकी डेफिशिएंसी की सिम्टम्स है। देन वेट बेरी, इसको कार्डियोवेस्कुलर जो है बेरी कहा जाता है। इसके अंदर एडिमा होता है मेनली, एडिमा लेग्स के अंदर, फेस के ऊपर, ट्रंक के ऊपर, सीरस कैविटीज जो है इनके ऊपर। फिर आप पेशेंट्स जो है ना ब्रीथलेसनेस, उसका सांस जो है फूला होता है हमेशा ही। फिर उसको पाल्पिटेशंस हो रही होती हैं, आपने एमडी कैट के अंदर पढ़ा पाल्पिटेशन जो है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ योर हार्ट बीट इज नोन एज पाल्पिटेशन। नॉर्मली हमें नहीं पता होता, नॉर्मली जो है ना वो मेरी अपनी है मेरे पास। अच्छा, पाल्पिटेशन जो है ना नॉर्मली हमें नहीं पता होता कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह उसकी वो पल्स चल रही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पाल्पिटेशन होती है, इवन टेंशन के पेशेंट्स के अंदर भी उनको पता चल रहा होता है। वही बच्चे वही बता रहा हूँ, पाल्पिटेशन होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ द हार्ट बीट, कि आपको पता चल रहा होता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो चल रहा है और किस स्पीड से चल रहा है। नॉर्मली हमें नहीं पता, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपको नहीं फील हो रहा होगा कि आपकी हार्ट बीट जो है वो हार्ट रेट क्या है आपका और हार्ट किस तरह धड़क रहा है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जब आप इवन जब आप चारपाई पर लेटते हैं सोने के लिए, तो आपको आपके दिल की धड़कन की आवाज आ रही होती है, ठीक है। तो आपको नींद नहीं आती उस वजह से, ठीक है, उसको कहते हैं पाल्पिटेशन। फिर जो काफ मसल्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं। काफ मसल आपकी टांग के मसल होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। जो आपका नी है ना, इसके नीचे जो है ना, नी से नीचे जो एरिया है, नी से नीचे वाली जो हिस्सा है ना टांग का, उसको काफ कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो है, जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपको पल्स जो है बड़ी तेज तेज जो है वो फील हो रही है और एंड पे जो है डेथ हो जाती है। ये देखिए ये एडीमा है, ये काफ मसल है बेसिकली जो नजर आ रहे हैं आपको, इनके अंदर एडिमा हो जाता है, ठीक है। ये आपको टांगे स्वेल कितनी ज्यादा स्वेल की है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसको जरा स्टॉप करूँ मैं।